हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रिचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज। आज स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों से आपको परिचित कराने जा रही हूँ। ये ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व थे जो पीढ़ियों से हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और अभी भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं, जो उनकी ही जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद सच्चे अर्थों में राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे और उन्होंने राजनीति के किसी दर्शन या विचारधारा को रखने के कोई प्रयास नहीं किए। वो मूल रूप से सन्यासी थे और उन्हें ख्याति 1893 ईस्वी के विश्व धर्म सम्मेलन, जो शिकागो अमेरिका में हुआ था, वहाँ के अपने प्रसिद्ध भाषण से उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि हासिल हुई थी और वो भाषण पूरे भारतीयों में भी आत्मविश्वास का संचार कर गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं, उनका जन्म 1863 ईस्वी को बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हो गई। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और एक संपन्न परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त ने भारतीय ज्ञान परंपरा का भी परिचय हासिल किया और साथ साथ पश्चिमी विचारकों का भी अध्ययन किया था। तो उन्हें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही विचारों से परिचित होने का मौका मिला। हालांकि वो थोड़े समय के लिए नास्तिक भी हुए थे, लेकिन बहुत कम समय में ही वो सही रास्ते पर लौट आए और 1881 ईस्वी में उनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने परमहंस के विचारों के प्रचार प्रसार को ही अपने जीवन का मकसद बनाया। 1893 ईस्वी के विश्व धर्म संसद में उन्होंने सार्वभौमिक धर्म की बात की, जहां विभिन्न देशों से आए हुए धर्म गुरु सिर्फ अपने ही धर्म का बखान कर रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व की बात की और धर्म को भी सार्वभौमिक या यूनिवर्सल रूप देने की कोशिश की। 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी ख्याति और उनका व्यक्तित्व इतना अमिट है कि आज भी उनके विचार हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके प्रमुख राजनीतिक विचारों में अगर हम देखें तो सबसे पहला विचार है उनका राष्ट्रवाद का आध्यात्मिकरण का विचार। उन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक ढांचे से देखने की बात की। उनका ये कहना था कि मैं राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता और मेरी सक्रिय राजनीति में भी जाने की कोई इच्छा नहीं है और मैं कोई राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ आत्म तत्व का चिंतन करता हूँ, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी आत्मा में बदलाव की बात वो करते थे कि व्यक्ति में अगर सुधार आ जाएगा तो समाज और राजनीति अपने आप बदल जाएगी। तो बहुत से स्वार्थी तत्वों ने विवेकानंद को अपनी अपनी राजनीतिक संस्थाओं या विचारों से जोड़ने के प्रयास किए थे, लेकिन विवेकानंद ने सबको आगाह किया और वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा या किसी भी संस्था से नहीं जुड़े। राजनीति के बारे में उन्होंने कोई प्रत्यक्ष रूप से विचारधारा छोड़ी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी उन्होंने राजनीतिक विचार रखे वो इतने प्रखर हैं
और इतने प्रभावशाली हैं कि किसी भी बड़े राजनीतिक दार्शनिक से श्रेष्ठ श्रेणी के कहे जा सकते हैं। और गांधी जी ने उनके ही राजनीतिक विचारों का आगे चलकर अनुकरण किया था। जो राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक सिद्धांत की बात विवेकानंद कह रहे थे, उसका अर्थ ये था कि वो धर्म को राष्ट्रीय जीवन का संगीत मानते थे और उस संगीत का स्थायी स्वर हमारे जो धार्मिक आस्थाएं हैं और हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, वही हमारे राष्ट्र के जीवन का स्थायी संगीत है। तो उनका राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष में अटूट विश्वास था और उन्होंने अपने मित्र एस सुब्रमण्यम अय्यर को एक पत्र में लिखा था कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य प्रवाह रहता है। भारत में वह धर्म है, उसको प्रबल बनाओ और बाकी सब दूसरे स्रोत उसके साथ साथ चलेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक या धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए विवेकानंद ने जितने अथक प्रयास किए, उतना किसी अन्य समाज सुधारक या राजनीतिक चिंतक ने नहीं किया। उन्हीं के विचारों का अनुकरण आगे चलकर विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने किया था। विवेकानंद ने धर्म और संस्कृति की दुहाई देकर भारतीयों में अपने गौरवमय अतीत के प्रति प्यार जगाने की कोशिश की और उन्हें स्वाभिमान से भरने की चेष्टा की। जो स्वाभिमान की भावना भारतीय भूल चुके थे, क्योंकि भारत पर निरंतर विदेशी आक्रमण हुए थे और औपनिवेशिक दासता के कारण भारत अपने आत्मगौरव को भूल चुका था। तो उन्होंने पूरे संसार के सामने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता और सर्वोपरिता की घोषणा की। उसका जरिया उन्हें 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था, उसके जरिए मिला था और वो दुनिया भर में प्रसिद्ध भी उसी की वजह से हुए थे। तो उन्होंने भारतीयों में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह से जागृत करने की कोशिश की और उनके हृदय में देश के लिए बहुत असीम प्रेम था। फिर भी वो सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं गए। इसकी दो वजह थी। पहली वजह तो यह थी कि अगर वो सक्रिय राजनीति में जाते तो जैसे दूसरे क्रांतिकारियों या राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, तो उनका जो मुख्य मकसद था अपने आध्यात्मिकरण और धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार, उसमें बाधा आ जाती। और दूसरी बात ये कि वो सन्यासी हो चुके थे, तो सक्रिय राजनीति में जाना उनके लिए उचित भी नहीं था। तो उनका जो मुख्य और प्रिय काम था वो ये था कि भारतीयों में शक्ति और निर्भयता का संदेश देना और ये विश्वास जागृत करने का प्रयत्न करना कि देश अपनी ऐतिहासिक विरासत की नींव पर ही अपनी रक्षा कर सकेगा। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए रूप में प्रस्तुत किया और उसे अपनी ही धरती पर अर्थात भारत में अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा की। उन्होंने ये कहा कि अंधे बनकर यूरोपीयकरण या पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति से बचो, अर्थात जो पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद की विचारधाराएं चल रही हैं उनके प्रभाव में मत आओ। भारत का जो राष्ट्रवादी संदेश है
उसका अनुकरण करो, अर्थात राष्ट्रवाद की विचारधारा में आध्यात्मिकरण को मिलाओ, तभी सही अर्थों में तुम राष्ट्रवादी बन सकोगे। इस तरीके से उन्होंने धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही आह्वान किया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन का संगठन यहाँ के आध्यात्मिक आदर्शों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। भारत में अतीत से ही किसी भी राजनीतिक सत्ता का स्थायित्व धर्म के आधार पर ही रह सका है और आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी ही भारतीयों को वह शक्ति और ओज दे सकती है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। हीगल की तरह विवेकानंद ने भी राष्ट्र के महत्व को सिद्ध कर दिया। उनका ये मानना था कि भारत को अपनी अध्यात्म की शक्ति से पश्चिमी देशों को जीतना पड़ेगा। तो देश में उन्होंने नैतिक से चेतना का संचार किया और वास्तविक अर्थों में उन्होंने सोए हुए भारत को जगाने का प्रयास किया था। और धर्म को उन्होंने संकीर्ण रूप में नहीं रखा। धर्म उनके लिए सिर्फ पूजा पाठ, शंख बजाना और घंटे घड़ियाल बजाना और धार्मिक कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना नहीं की, उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम सिर्फ एक मूर्ति में ईश्वर को देखते हैं तो ये हमारा संकुचित दृष्टिकोण है। हमें भारत के हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में धार्मिक बन सकेंगे और आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो विवेकानंद का आध्यात्मिक विचार या धार्मिक विचार संकुचित नहीं था। उन्होंने धर्म या आध्यात्मिकता को एक वृहद रूप दिया और हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीयों को यह सोचने को विवश कर दिया कि यदि भारत ने अपनी आध्यात्मिकता का त्याग किया तो उसका नाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ध्यान रखो कि यदि तुम आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे तो इससे एक ओर तो तुम पश्चिम की जड़ सभ्यता के पीछे दौड़ोगे और इसका नतीजा होगा कि अगली 3 पीढ़ियों में तुम एक मृत जाति बन जाओगे। तुम्हारे देश की रीढ़ टूट जाएगी और इस तरीके से राष्ट्र विनाश की ओर जाएगा। एपी अवस्थी नामक विचारक ने कहा है कि विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया, उसे अपनी ही धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी और अंधे बनकर यूरोपीयकरण से बचने की सीख दी। उन्होंने धर्म में विश्वास और कर्म में लगन का मंत्र लोगों में फूंका। विवेकानंद के राजनीतिक विचारों के क्रम में अगर हम उनका दूसरा राजनीतिक विचार देखें तो वो है उनका स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता को उन्होंने मनुष्य के जीवन की मुख्य धारा माना और मनुष्य की आत्मा माना। उनका ये कहना था कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक स्वतंत्रता सभी की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वे स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानते थे, यानी ये इंसान का नेचुरल राइट है और उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि ये हर व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से हासिल होना चाहिए। विचार की स्वतंत्रता के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन के विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है
और जहाँ इसका अभाव होता है वहाँ मनुष्य जाति और राष्ट्र विनाश की ओर जाता है। पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त करते हुए लिखा था कि वे राजनीति से अलग रहे और उन्हें अपने समय के राजनीतिज्ञ भी नापसंद थे, लेकिन उन्होंने आजादी, बराबरी और जनता को ऊपर उठाने की जरूरत पर बार बार बल दिया। उनका ये कहना था कि सोच, विचार और कामकाज की आजादी यानी स्वतंत्रता ही जिंदगी, तरक्की और खुशहाली की शर्त है। तो स्वतंत्रता के प्रति गहन अनुभूति और देश के प्रति राजनीतिक आस्था उन्होंने इसलिए जगाई क्योंकि भारत गुलाम था और सबसे पहली जरूरत उस समय आजादी हासिल करना थी। इसीलिए उन्होंने भारतीयों की सोई हुई चेतना को झकझोरने का प्रयास किया और उन्होंने अपने एक देशभक्तिपूर्ण व्याख्यान में कहा था कि हे भारत, क्या तू दूसरी संस्थाओं की नकल पर ही निर्भर रहेगा, यानी पश्चिमी देशों की संस्थाओं की नकल पर निर्भर रहेगा और दूसरे की प्रशंसा पाने के लिए बेचैन रहेगा ताकि कोई पद और अधिकार मिल जाए। इस तरह की निर्लज्ज कायरता से क्या हम स्वतंत्रता पा सकते हैं? हरगिज नहीं पा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, विश्वास करो, विश्वास करो, ये आदेश खुला हुआ है, ये ईश्वर का आदेश है कि भारत उठकर रहेगा, भारत आजाद होकर रहेगा, यहाँ की गरीब जनता सुखी होगी। और उन्होंने उस समय जो भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे या भाग लेने के इच्छुक थे, उनको उन्होंने ये संदेश दिया कि अपने आप को भाग्यशाली मानो कि ईश्वर ने तुम्हें आजादी की लड़ाई में शामिल होने का सौभाग्य दिया है। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों में तीसरा विचार है उनका शक्ति और निर्भयता और प्रतिरोध का सिद्धांत। शक्ति को वो सबसे महत्वपूर्ण मानते थे और उनके हिसाब से शक्ति ही धर्म थी। उनका ये कहना था कि शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और उन्होंने भारतीयों को ललकारते हुए कहा था कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वो दुर्बलता या कमजोरी है। दुर्बलता या कमजोरी मृत्यु के जैसी है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर शक्ति का संचार करो। जो कुछ भी गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, कमजोर या निर्बल नहीं बनो। तो फिर उन्होंने प्रतिरोध का सिद्धांत भी दिया जो थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी को आगे चल के गांधी जी ने सत्याग्रह के विचार के रूप में आगे बढ़ाया था कि जहां पर भी गलत बात हो रही है उसका प्रतिरोध करो, रेजिस्टेंस की भावना जागृत करो, तभी अपने जीवन में सफल हो सकोगे। तो इस तरीके से उन्होंने शक्ति और निर्भीकता का सिद्धांत दिया और भारतीयों को ये संदेश दिया कि उत्साह से हृदय को भर लो और देश के कोने कोने में फैल जाओ। 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही हैं। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। विवेकानंद ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो भारतीयों को आजादी की लड़ाई में भाग लेने का आह्वान कर रहे थे, क्योंकि उस समय के भारतीयों के प्रयासों पर ही भारत की स्वतंत्रता निर्भर कर रही थी। स्वामी विवेकानंद भारतीयों को यानी देशवासियों को जिस तरह की शक्ति देना चाहते थे वो सिर्फ शारीरिक शक्ति या फिजिकल पावर ही नहीं था, बल्कि वो वास्तविक चारित्रिक शक्ति थी। मतलब वो चरित्र या कैरेक्टर के हिसाब से व्यक्तियों को मजबूत बनाना चाहते थे। जो कैसे हासिल होगी? तो पवित्रता से, निर्भीकता से, यानी शक्तिशाली बनने से हासिल होगी। और उनका विश्वास पलायनवाद में नहीं था।
मतलब किसी भी परिस्थिति से भागने में भी उनका विश्वास नहीं था। वो ये कहते थे कि तुम्हारे सामने जो भी परिस्थिति आती है उसका सामना करो। उन्होंने कहा कि संसार में डूबकर कर्म का रहस्य सीखो, संसार यंत्र के पहियों से भागो मत, उसके भीतर खड़े होकर देखो वह कैसे चलता है, तुम्हें उससे निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। उसके बाद विवेकानंद का चौथा राजनीतिक विचार है कि वो व्यक्ति के गौरव में विश्वास करते थे। उनका ये कहना था कि राज्य नाम की संस्था एक एक व्यक्ति से मिलकर बनती है, यानी व्यक्तियों का समूह राज्य होता है। तो अगर एक एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा तभी राज्य नाम की संस्था भी गौरवशाली बन सकेगी। इसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि अगर सभी मनुष्यों में समान सम्मान की भावना जगेगी और वे पुरुषत्व या महिला है तो पूर्ण नारीत्व की भावना से जाग उठेगी, तभी हमारा राष्ट्र सही मायने में शक्तिशाली बन सकेगा। उन्होंने ये कहा था कि मानव स्वभाव के गौरव को कभी भी नहीं भूलो। विवेकानंद ने मनुष्य को स्वतंत्रता के उच्चतम रूप का प्रतिनिधि माना और मनुष्य के गौरव में अपनी संपूर्ण आस्था या विश्वास प्रकट किया था। विवेकानंद का पांचवा राजनीतिक विचार है कि उन्होंने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को महत्व दिया। यहाँ हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्य भी हैं ये भूल जाते हैं। उन्होंने कर्तव्यों के प्रति जगाया कि समाज सिर्फ अधिकारों की संघर्ष की स्थली बन गया है। हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों के बारे में जाग जाएं तो हमें अपने अधिकार भी स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे। फिर उनका छठा विचार है आदर्श राज्य की कल्पना। उन्होंने ये कहा था कि आदर्श राज्य की उनकी कल्पना में बारी बारी से 4 वर्णों का राज्य आएगा। पहला ब्राह्मणों का राज्य, जिसको वो ज्ञान का काल कह रहे थे। उसमें सिर्फ ज्ञान ब्राह्मणों तक सीमित रहेगा, लेकिन समाज में ज्ञान की प्रवृत्ति जागेगी। दूसरा जो युग आएगा वो क्षत्रियों का युग आएगा। वो क्रूर और अन्यायी होते हैं, लेकिन उनके काल में कला और सामाजिक शिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगी, यानी क्षत्रिय काल में सभ्यता का विकास होगा। तीसरा काल आएगा शूद्र वैश्यों या बनियों का। बनियों व्यापारी वर्ग, ये स्वभाव से ज्यादा धन कमाने की लालसा रखते हैं। तो इससे क्या होगा, राज्य नाम की संस्था का ज्यादा से ज्यादा प्रसार होगा। तो वैश्य काल या बनिया व्यापारियों के काल में राज्य का प्रसार होगा। लेकिन चौथा काल जब आएगा, शूद्रों का राज्य जब स्थापित होगा, तो उसी काल में अमीर और गरीब और ये असमानता की भावनाएं मिट जाएंगी और आदर्श राज्य स्थापित होगा। विवेकानंद का कहना था कि तीनों काल बीत चुके हैं, यानी ब्राह्मणों का काल, ज्ञान का काल बीत चुका है, क्षत्रिय काल की सभ्यता का समय भी जा चुका है और व्यापारी वर्ग का प्रचार भाव का काल भी बीत चुका है। अब शूद्रों का ही काल आना बाकी है और ये काल आ भी चुका है। वे राज्य करेंगे और तभी राज्य में समानता आ सकेगी। उनका सातवां राजनीतिक विचार है अंतरराष्ट्रवाद, इंटरनेशनलिज्म। वे विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। जैसा कि हम जानते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने अपने धर्म तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संसार के सभी धर्मों में एक ही ईश्वर के संदेश होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, एक एक डाली को नहीं सींचते हैं, इसी तरीके से हमें संपूर्ण संसार के धर्म की बातों को मानना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनका आठवां विचार है समाजवादी संबंधी।
विचार, उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैं समाजवादी हूँ। अब हम जानते हैं कि उनके समय में समाजवाद की विचारधारा बहुत लोकप्रिय थी। समाजवाद की विचारधारा में जो समाज के 2 वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग या गरीब वर्ग, यानी कि शोषण करने वाला वर्ग, और दूसरा शोषित वर्ग। तो जब पूंजीवाद आया, यानी कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवाद आया, तो फिर एक नया वर्ग आ गया, पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास, और दूसरा कामगार वर्ग या मजदूर वर्ग। तो गरीबों की स्थिति वैसी ही तो थी, इसी के खिलाफ समाजवादी विचार आया। विवेकानंद भी इससे प्रभावित हुए, उन्होंने भी अपने आप को समाजवादी कहा और ये कहा कि जब तक समाज से अमीर और गरीब की खाई नहीं मिटेगी, तब तक समाज की बुराइयां दूर नहीं होंगी और हम एक समतामूलक समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और विवेकानंद ने समाजवाद को एकदम निर्दोष विचारधारा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी इसलिए हूं कि मैं आधी रोटी को बेहतर समझता हूँ, ऐसा होने से कि कुछ भी ना मिले। मतलब कि समाजवादी विचारधारा पूरी तरह से आदर्श विचारधारा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमें अपना आधा लक्ष्य हासिल करने में तो मदद करेगी ही, इसलिए हमें समाजवादी विचारों का भी सहारा लेना चाहिए। तो इस तरीके से विवेकानंद का मूल्यांकन अगर हम करें तो उनके योगदान अप्रतिम हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की सही व्याख्या की थी और भारतीयों की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया, और उस समय जो भी कुरीतियां चल रही थीं उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया और सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर को खोजने का संदेश किया और उनकी सेवा को ही सच्ची पूजा माना। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ईश्वर को हर मानव में देखने की बात कही। फिर उन्होंने सामाजिक रूढ़िवादिता को भी दूर करने के प्रयास किए। उन्होंने छुआछूत, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जात पात, सांप्रदायिकता, कर्म कांडों के बारे में बहुत सटीक और व्यावहारिक विवेचन किया और सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने पतन की मुख्य वजह माना। उन्होंने कर्तव्यों को मुख्य बल दिया और विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का जो आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे सामने रखा है, उसे सही अर्थों में अपनाया जाए तो हमें कई तरह की राजनीतिक संकीर्णताओं से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने राष्ट्रवाद को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया और उसे अपनी ही धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी। उन्होंने पश्चिमीकरण यानी पश्चिमी प्रभाव से मुक्त होने की प्रेरणा दी और आगाह भी किया कि हमें अपने धर्म के सही स्वरूप को जानना चाहिए और उसको जानकर ही हम सही मायने में राष्ट्रवादी बन सकेंगे। विवेकानंद दूसरे सामाजिक दार्शनिकों की तरह वर्ग विहीन समाज के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध तो किया, लेकिन वो जानते थे कि जाति यहाँ पर बहुत गहरे रूप में जड़ जमा चुकी है। तो अगर हम जाति के पूरे उन्मूलन की बात कर रहे हैं तो ये अव्यावहारिक बात है। तो उन्होंने कहा कि समाज में जो निचली जाति है उसको भी समान स्तर पर ले आना चाहिए, यानी कि निम्न वर्ग को उच्चतम स्थिति तक उठाकर हमें समाज के सभी वर्गों को समान स्तर पर लाना चाहिए। और विवेकानंद के विचारों में स्वतंत्रता के विचार हमेशा गूंजते रहे। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सिद्धांत नहीं बनाया स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ, लेकिन उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उन्होंने उनके माध्यम से स्वतंत्रता को अपना संदेश बना दिया और इसका उस समय के राजनीतिक और स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गंभीर और गहरा प्रभाव पड़ा। और विवेकानंद के
राजनीतिक विचारों, सामाजिक विचारों और आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित होकर हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन भी सही दिशा में आगे बढ़ सका और विवेकानंद के सभी विचार हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं।